चैप्टर 47 दिग्विजय का सुकून। खनक की बेचैनी। दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस्को तो हम कहाँ चले आइसक्रीम खाने के लिए। खनक अभी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसका दिमाग बस उसी चीज पर अटका हुआ था कि दिग्विजय ऐसा कैसे कर सकता है। तभी दिग्विजय ने खनक के हाथ जो उसके थाइस पर थे उसे उठाकर गैर पर रखा और जीप स्टार्ट करते हुए दिग्विजय ने खनक से पूछा, अंडस्को खनक बताओ हम कहाँ चले। दिग्विजय के इस तरह से पूछने पर खनक बस दिग्विजय का चेहरा ही देख रही थी। खनक कुछ देर दिग्विजय का चेहरा देखती रही, फिर उसने दिग्विजय से अपना मुंह फेरते हुए कहा, अंडस्को हमें नहीं पाता, आपको जहां ले जाना हो ले चले। और खनक ने अपने हॉन्ट को दिग्विजय के पकड़ से छुड़ाना चाहा, लेकिन दिग्विजय ने उनती ही मजबूती से खनक के हॉन्ट को थामे रखा। तब दिग्विजय के गोद में बैठी मीठी उससे बोली, अंडस्को चाचू हम अपनी वाली आइसक्रीम पार्लर चलते हैं जहां आप हमें और मम्मा को लेकर जाते हो। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ मीठी के चिन्ह पर रख कर उसके फेस को इधर उधर हिलाते हुए उसकी माथे को चूमते हुए कहा, अंडस्को अरे वह हमारी मीठी तो अपने वाले आइसक्रीम पार्लर में जाना चाहती है, तो ठीक है हम आपकी चाची को भी वही लेकर चलते हैं और आपका फेवरेट वाला आइसक्रीम आपकी चाची को भी खिलाएंगे, ठीक है। मीठी खनक की तरफ देखकर खुश होकर ताली बजाने लगी। वही खनक मीठी और दिग्विजय को देख रही थी। दिग्विजय को देखते हुए खनक अपने मन यही सोच रही थी कि कल तक दिग्विजय मीठी की तरह उसे भी अपने हाथों से खिला रहा था और आज फिर उसके साथ बाथरूम में ऐसा क्यों किया उसने। खनक समझ नहीं पा रही थी कि दिग्विजय अब उसे सिर्फ एक छोटी बच्ची की तरह नहीं अपनी हमसफर अपनी बीवी की तरह देखना चाहता है, जो वह पहले भी देख रहा था, लेकिन खनक की टूटे होने पर उसे संभाल भी रहा था। लेकिन कब तक वह खुद को और अपने अरमानों को रोक सकता था। इसलिए दिग्विजय अब खनक की तरफ एक हस्बैंड एक हमसफर की तरह अपने कदम बढ़ा रहा था, जो कि खनक को थोड़ा डरा भी रहा था। कुछ ही देर में हरिद्वार के एक साइड में दिग्विजय ने अपनी जीप रोकी और मीठी को लेकर नीचे उतरा। वही खनक उन दोनों के उतरने के बाद जीप से नीचे उतरी। उन्हें देखकर आइसक्रीम पार्लर का मैनेजर, जिसने ग्लास विंडो से दिग्विजय को अपनी जीप रोकते हुए देख ली थी, वह भागते हुए दिग्विजय के पास आए और हल्का मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को मालिक आप इतने दिन बाद आए। दिग्विजय ने बस सर को हिलाकर कहा, अंडस्को थोड़ा काम आ गया था। वह सब अंदर गए तो मैनेजर दिग्विजय को कोने में बनी एक सीट की तरफ लेकर गया, जो हमेशा खाली रहता था, क्योंकि वह टेबल हमेशा से दिग्विजय के नाम से बुक रहती थी। चाहे कोई कितना भी पैसा क्यों ना दे, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए, उस टेबल पर किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ दिग्विजय, मीठी और नीलम, गायत्री, अग्नि को ही लेकर आता था। उस कानसीट पर दिग्विजय के सिवा आज तक कोई और नहीं बैठ पाया था। तीनों जाकर कानसीट में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक वेटर बटरस्कॉच आइसक्रीम 3 पैकेट लेकर आया और उनके सामने रख कर चला गया। मीठी जल्दी से अपने आइसक्रीम उठाने लगती है तो दिग्विजय उसके हाथ से लेकर रैपर खोलकर उसे देता है खाने के लिए। वहीं दूसरी आइसक्रीम जो रखी हुई थी और खनक ने अब तक नहीं उठाई थी, उसे भी दिग्विजय उठाकर इसका रैपर खोलकर खनक के आगे उसका स्पून करते हुए कहा, अंडस्को लो खाओ। खनक दिग्विजय को देखती है, फिर उसके हाथ से आइसक्रीम ले लेती है, लेकिन खाती नहीं है, बस उसमें चम्मच चला रही थी। जो दिग्विजय को देखकर ही पता चल रहा था कि खनक खा तो नहीं रही है, लेकिन चम्मच चलाते हुए कुछ सोच जरूर रही है। दिग्विजय फिर से खनक के हाथ में अपना हाथ रखते हुए कहा, अंडस्को अभी खा लो, घर चलकर बात करते हैं। तुम्हें जो पूछना है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो वह मुझसे पूछ सकती हो, मैं वह सारे जवाब दूंगा। खनक अपनी पलकें झुकाए आइसक्रीम खाने लगी। मीठी ने अब तक 4 आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी और उसे और चाहिए था। तभी खनक ने अपने दुपट्टे से मीठी का मुंह साफ करते हुए उससे कहा, अंडस्को नहीं मीठी, और नहीं सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगी, इसलिए अब और नहीं कल खाना, ठीक है। मीठी जो अपने माँ की इसी नेचर से हमेशा से वाकिफ थी कि नीलम भी मीठी को ज़्यादा आइसक्रीम खाने नहीं देती थी और अभी खनक भी उसे डांट रही थी, तो मीठी ने अपना मुंह बनाते हुए खनक की गालों को खींचते हुए कहा, अंडस्को चाची आप तो मम्मा जैसे बोल रहे हो। मम्मा भी मुझे आइसक्रीम खाने नहीं देती है। तो खनक मीठी के दोनों गालों को बारी बारी से चूमते हुए उससे कहा,
अंडस्को क्योंकि मम्मा और चाची एक होती है ना। मम्मा जैसे आपको प्यार करती है वैसे चाची भी आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए अब चाची की बात मानो और आइसक्रीम अब नहीं खाना है, कल खाएंगे, ठीक है। तभी दिग्विजय ने हल्का झुककर खनक के कान में कहा, अंडस्को मीठी के चाचू मीठी को और मीठी की चाची को बहुत प्यार करते हैं। खनक की नजरें अपने आप दिग्विजय के ऊपर चली गई और खनक ने अपनी पालकी झुका ली, क्योंकि आज दिग्विजय हर एक बात एक दीवानों की तरह कर रहा था, जैसे वह खनक के रूप में बहता चला जा रहा हूँ, उसकी दीवानगी में दीवानगी करते चला जा रहा है। दिग्विजय ने बिल पे किया और खनक और मिठी को लेकर आइसक्रीम पार्लर से निकल गया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद दिग्विजय ने एक पार्क के सामने अपनी जीप रोकी और मिठी उस पार्क को देखकर खुश हो गई, क्योंकि वह हमेशा ही दिग्विजय के साथ यहां आकर घूमती थी, उसके साथ फुटबॉल वगैरह खेलती थी, इसलिए मिठी जीप से उतरते ही दौड़कर पार्क के अंदर चली गई। वही दिग्विजय खनक को खुद बाहों में खींचते हुए बोला, क्या बात है, इस तरह से कटी कटी क्यों रह रही हो? 2 दिन पहले तो मेरे आसपास ही रह रही थी और अब क्या हुआ? खनक ने दिग्विजय के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अंडस्को आप भी तो 2 दिन पहले मुझे दादू की तरह संभालते थे, पापा जैसे संभालते थे, और अभी ऐसे क्यों कर रहे हो? दिग्विजय ने खनक को अच्छे से अपने गोद में बिठाते हुए कहा, अंडस्को खनक, आई एम योर हस्बैंड बच्चा, इसलिए हमारा रिश्ता वैसा बने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, लेकिन अब तुम मुझे खुद से दूर मत करना, क्योंकि आई लव यू सो मच। बच्चा कहते हुए दिग्विजय ने खनक के होठों पर अपने होठों को रख दिया, लेकिन अभी दोनों बाहर थे, इसलिए खनक ने दिग्विजय को रोकते हुए कहा, अंडस्को ये आप क्या कर रहे हैं? हम बाहर हैं, अभी कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? दिग्विजय ने पूछा। अंडस्को तो क्या घर जाकर हम कर सकते हैं? खनक को अभी दिग्विजय को संभालने के लिए यही बोलना सही लगा, तो उसने कहा, अंडस्को ठीक है, हम घर चलते हैं पहले, फिर आपको जो करना है आप कर लेना। दिग्विजय से आप रुक नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वह मीठी के लिए कुछ देर पार्क के अंदर खनक को लेकर गया और मीठी के साथ खेलने लगा। वही खनक अभी सोच रही थी कि वह दिग्विजय को सब कुछ कर गुजरने दे या फिर उसे किसी भी तरह से रोक ले। कुछ देर में तीनों महेंद्र जी के घर पहुंचते हैं तो नीलम ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को आ गया आप तीनों? खनक हाँ कहते हुए जल्दी से नीलम के पास से चली गई, ताकि दिग्विजय को उसके पास आने का अभी एक भी मौका ना मिले। वही दिग्विजय खनक की हरकतें देख हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था खनक ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वह ऐसा कब तक करेगी? आना तो उससे उसी के बाहों में था। मीठी भी नीलम के पास भाग कर गई और उसकी गोद में चढ़ते हुए कहा, अंडस्को हाँ मम्मा, हमने आइसक्रीम खाया, आपको पता है चाची ने बिल्कुल आपकी तरह मुझे ज़्यादा आइसक्रीम खाने से रोका, फिर अपने पल्लू से मेरा मुंह पहुंचकर मुझे अपनी गोद में ले लिया। मीठी की बातें सुनकर नीलम मुस्कुराते हुए खनक को देखकर बोली, अंडस्को ठीक किया खनक, तुमने ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाती है, इसलिए अगर तुम्हारे साथ कभी बाहर जाए तो प्लीज़ ऐसे ही इसे ज़्यादा आइसक्रीम खाने से रोक लिया करो। खनक ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो देखा कि दिग्विजय ऊपर कमरे की तरफ जा रहे हैं। खनक ने गहरी सांस ली ताकि उसे कुछ देर तो चैन से मिलेगी रहने के लिए। दिग्विजय ऊपर आकर अपने कुछ फाइल्स लेकर बेड पर बैठकर काम करने लगा और कुछ में पॉइंट नोट करके डॉक्टर श्रेया को भेजने लगा, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट हो वो की जरूरी हो वह जल्द से जल्द मंगाया जा सके, ताकि हरिद्वार के किसी भी इंसान को इलाज कराने के लिए बाहर न जाना पड़े। सब कुछ उन्हें हरिद्वार के दिग्विजय के हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए। इन सब चीज़ के लिए दिग्विजय अपना पैसा पानी की तरह बहा देता था, क्योंकि उसका हॉस्पिटल उसके पापा ने हरिद्वार के लोगों के लिए बनाया था और अब हरिद्वार के लोगों के लिए दिग्विजय ही उनका मालिक था। भगवान से वह अपनी जिंदगी की दुआ मांगते हैं, अपने साथ दिग्विजय की जिंदगी की भी दुआ मांगते थे कि उनके हरिद्वार के मालिक को भगवान सही सलामत रखे, ताकि उनके मालिक उनकी देखभाल करते रहें। दोपहर के 3 बजे खनक, दिग्विजय, नीलम और मीठी सभी लंच के लिए बैठे थे। अग्नि और गायत्री नहीं थे, क्योंकि अग्नि जिस काम के लिए गया था वह अभी तक लौट नहीं था और ना ही गायत्री कॉलेज से अभी तक घर लौटी थी। दिग्विजय एक हेड और चेयर पर बैठा मीठी को खिला रहा था, तो अपने बगल में बैठी खनक को भी अपने होंठ से खिला रहा था।
खनक को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, लेकिन उसे दिग्विजय का ये प्यार भरा नेचर, उसे संभालने वाला एक पिता की तरह उसके साथ खड़ा रहने वाला अच्छा लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब दिग्विजय अपनी पति होने का हक खनक से मांग रहा था तब उसे अजीब भी लग रहा था। लेकिन वह क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। अगर दिग्विजय अपनी जिद पर आया तो वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन दिग्विजय खुद खनक के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह खनक के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था और उसे प्यार से जीतना चाहता था। लंच करने के बाद वापस से दिग्विजय कमरे में आकर अपना फाइल वगैरह चेक करने लगा। वही खनक भी कुछ देर नीलम के साथ रहती है और उसके बाद अपने कमरे में आती है तो देखती है दिग्विजय कुछ काम कर रहा है, तो खनक चुपचाप बेड पर एक साइड में लेट जाती है। जब दिग्विजय ने कहा क्या हुआ है को, तो वह कहती है उसे बहुत नींद आ रही है, तो दिग्विजय उससे कुछ नहीं कहता है और वह जिस फाइल में काम कर रहा था वह फाइल्स वगैरह सब उठाकर साइड टेबल पर रखता है और खुद भी खनक के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। खनक अभी उससे कुछ कहना नहीं चाहती थी। खनक चुपचाप लेटी हुई थी और दिग्विजय भी बिना कुछ किए बस चुपचाप खनक को अपनी बाहों में लेकर लेटा हुआ था। उसे तो बस खनक को अपनी बाहों में भरकर वह सुकून अंदर तक महसूस हो रही थी जो इतने सालों से, इन 15 सालों से दिग्विजय की सुकून नहीं मिली थी। तो वही दिग्विजय का जुनून देखकर खनक की बेचैनी बढ़ रही थी।